नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे क्या आपके अप्रोच हो यहाँ यानी 12 से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे आशीष बहती आज बातचीत करने के लिए अपना व्यू निफ्टी बैंक तमाम स्टॉक फ्यूचर्स पर ऑप्शन ट्रेड्स पर देने के लिए। कुछ मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे आज हम और इसी क्रम में हमारे साथ आज एक बैंक की मैनेजमेंट जुड़ेगी। कुछ देर में हम बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के साथ बातचीत करेंगे और कुछ वोडाफोन आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त पहले निफ्टी लेके आइए और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक रिकवरी के साथ डी लो से अगर आप कंपेयर करें तो एक ठीक ठाक रिकवरी और जो सूरत हाल था सुबह सुबह उसके अनुसार अगर आप देखें तो इट्स ठीक ठाक रिकवरी आप इसे कहेंगे। निफ्टी करीब 23,924 पे और डॉलर रुपये इक्वेशन स्टिल हमारे फेवर में नहीं है और ये एक कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो हमारा सेकेंड हाफ है उसके लिए हमको थोड़ा फिर डाउटफुल और स्केप्टिकल बनाता है ये दो वेरिएबल्स। दैट डॉलर रुपी विच इज ऑलमोस्ट टचिंग इट्स लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, मेरे ख्याल से 95.40 या 44 है वो, और ब्रेंट अगेन स्ट्राइकिंग 105.54। सुबह क्या अप्रोच देखिए, अब पिछले अगर आप कुछ समय को देखें ना तो निफ्टी के स्विंग्स वाइल्ड हुए हैं बट स्टिल दैट वाइल्ड स्विंग परसिस्ट विद इन 24200 और नीचे की तरफ 23,800। आज मैंने आपको एक सुबह सुबह क्लियर विजन दिया था। देखिए बाजार का कन्विक्शन था 20 डे में, बाजार का कन्विक्शन था 24,000 के पुट राइटर्स। जब आप एक चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं ना, ये बाजार शुक्रवार तक किस चीज़ के लिए प्रिपेयर था? वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एक्सपायरी। ठीक ठाक सूरत हाल थे बट सडनली अगर आप देखिए जो चीज़ें बदली एंड मोस्ट स्पेशली दैट SBI नंबर्स, उसने आपको बिल्कुल तब्दील कर दिया। पहले 24,200 पे कॉल राइटर्स थे, 24,000 पे पुट राइटर्स थे, 24,200 पे आपका 50 डे में था, 24,000 के पास आपका 20 डे में था। तो एक आपके पास एनवायरनमेंट था चैनल को मेंटेन करने का, बट वो एनवायरनमेंट आज सुबह गिफ्ट निफ्टी ने, ग्लोबल मार्केट्स ने, क्रूड ने और नई पोजिशनिंग ईरान और US के बीच में जो थी उसने क्रिएट कर दिया। और बाकी अगर आप देखिए रहा SBI ने पूरा कर दिया। लेवल्स लेके आइए। बेस 1, द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 24067 और 23,970, जैसे ही वो रेंज टूटेगी आप ड्रिफ्ट होंगे 910। फर्स्ट टिक का लो था 910, देन अगर फिर कोलैप्स हुआ और ये कहां तक गया, ऑलमोस्ट आज का इंट्राडे लो क्या है 845, दैट 866 और करीब करीब 817 एग्जैक्टली उस चैनल को स्ट्राइक करके आया। वही मेरा लास्ट लेवल था। देखिए मैं 23,800 से नीचे की बात नहीं कर रहा था आज, मैंने 23,800 से नीचे की बात नहीं की थी। इन एनी गिवन सर्कमस्टेंसेस इफ वी ब्रीच बेस 1, a swing towards 919 then 866 and finally towards 817 is possible। वो ट्रेड आया गया, अब तक तो गया, अब फिर आएगा क्या, लेट्स सी, देखते हैं। देखिए स्टैट्स क्या कह रहे हैं, क्या सडनली आप 24,000 से 24,200 की ट्रैजेक्टरी को सरेंडर करके अब क्या नई ट्रैजेक्टरी में आ गए? Now you are trading below 20 day. That's the definition of this new range. आइए स्टैट्स को देखते हैं। कॉल राइटर और पुट राइटर्स के स्टैट्स लेके आइए। आपके स्क्रीन पे आएंगे कॉल राइटर्स के स्टैट्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स। यहाँ पे 24,000 पे आज डिसाइसिव कॉल राइटिंग है और इवन 23,900। अगर आप इन दोनों कॉल्स को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2.8 CR का, और अगर आप 24,100 का तड़का लगा दें तो ये पहुंच जाता है करीब करीब 3.8 CR। इट्स टू हाई। और नीचे अगर कोई पुट इन कमांड है तो वो है 23,800 की, यानी एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए, मैं आपको एक सर्कमस्टेंसेस देता हूं। हमने सुबह का एक शॉर्ट स्विंग का खेला, वो ठीक था, बट अब अगर स्ट्रेंथ आनी है बाजार में, रिवर्सल आनी है, जो कि अभी तक चांसेस नहीं लग रहे हैं, उसके लिए अगेन आपको RS1 लेके आइए। आपको वही पार करना पड़ेगा जो आपने सुबह तोड़ा, और उसकी क्लियर कट डेफिनेशन है 24,000 के कॉल राइटर्स एंड 20 डे मार्क। अब जब तक वो नहीं है, नहीं कट रहा है, रेजिस्टेंस ये नहीं, बेस लेके आइए, बेस, क्षमा चाहूंगा, जब आप एक बेस को वायलेट कर देते हैं अब तो वो रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जब तक अब 23,970 और वो 81 और 24,067 नहीं रीगेन हो रहा है, आप डाउटफुल और स्केप्टिकल मोड में रहेंगे। क्रूड आपके अगेंस्ट है, रुपी आपके अगेंस्ट है और कॉल राइटर्स आपके अगेंस्ट है। तो ये तीन चीज रहेगी। बट हम जब भी फोकस करेंगे एज ऑफ नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स द मैक्सिमम जोन ऑन द डाउन साइड 817।
बाकी अगर 790 817 वैलिड होता है तो देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स 817। निफ्टी बैंक लेके आइए। मैंने आपको सुबह आज अपनी रणनीति से पहले एक बात समझा दी थी, मैंने ये स्टैट्स बहुत खोल के समझाए थे कि एसबीआई का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। एसबीआई में जिस प्रकार की शॉर्ट लोडिंग हुई है, एसबीआई लिखा है एक बार, एसबीआई का जो मंथली पुट राइटर्स 1000 पे था वो खिसक के 950 पे चला गया। और सुबह जनाब इसी ने अगर आप देखें खेल बिगाड़ा, ये 200 मत तोड़ा, 1000 तोड़ा, और इसका जरा इंट्राडे लो रखिएगा, दैट वाज 975, यानी वो 950 के पुट राइटर्स के मुताबिक बिल्कुल अलाइंड हुआ और वैसा ही बिहेव किया इसने। और इसने क्या दिया हमको, लिखे आइए निफ्टी बैंक। अगर बैंक निफ्टी 55,000 के जोन को तोड़ता है, क्या बात हुई थी सुबह, देखिए ट्रेड्स मिल रहे हैं लेवल टू लेवल। मैं आपको सुबह भी कह रहा था कि लेवल टू लेवल चलिए, लेके आइए बेस 1। जैसे ही आपने 55,050 और करीब करीब 54,800 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ा, आप ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स बेस 2। क्या था वो, 454 366। इंट्राडे लो क्या है, 336। तो एग्जैक्टली गया उस पैच को हिट करके आया। अच्छा, हमें डैमेज कंट्रोल कहां से आया, डैमेज कंट्रोल हुआ वो भी पीएसयू बैंक्स थे। तो पीएसयू बैंक्स की आधा धड़ा जो है वो कमजोर, आधा धड़ा एसबीआई को लेकर कमजोर, और बाकी अगर आप देखिए स्ट्रॉन्ग भी है। अच्छा, एक बार ऑप्शन सेट्स लेके आइए, याद रखिएगा एज ऑफ नाउ 55,000 को लांघना, रीगेन करना, उसके ऊपर दोबारा ट्रेड करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 55,000 को अब कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर लिया। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 55,000, 6 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। और उसके उलट अगर आप पुट राइटर्स को देखें तो अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग बेस एट 54,300। क्यों, क्योंकि 54,000 पे ही पुट राइटर्स का अलाइनमेंट है, उससे पहले कहीं नहीं है। सो मैसेज क्लियर है, टिल द टाइम यू आर नॉट रीगेनिंग 55,000 you will remain skeptical and sunrise will work for you। और all indicators, whether it's crude, whether it's rupee, आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। आशीष जी, आपका निफ्टी बैंक पर आउटलुक क्या इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी सनराइज का आउटलुक है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। जिस हिसाब से हमने देखा है कि आज बैंक्स, रिलायंस और इवन आईटी तीनों में प्रेशर है। आईटी में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में जरूर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि आईटी इंडेक्स अभी भी ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, सिर्फ 100 पॉइंट ही अप है डिस्पाइट करेंसी के जो मूवमेंट के कारण। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर काफी खराब है और भारती ने भी आज सबसे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन डाला है निफ्टी में, वो काफी अलार्मिंग है। ऊपर में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 24,050 के आसपास में एक स्टॉप लॉस रखे। नीचे जो फर्स्ट टारगेट रहेंगे अनदर 100 पॉइंट का फॉल 23,830 के करीब का रहेगा, और अगर वो ब्रीच होता है 830 से लेकर 817 जो आपने भी जोन बताया, अगर वो ब्रीच होता है तो शायद हम निफ्टी में 23,650 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए विनीन जी, बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है कंपेयर टू निफ्टी, और इन लेवल्स पे भी बैंक निफ्टी में फ्रेश शॉर्टिंग की जा सकती है। निफ्टी में सनराइज है, लेकिन बैंक निफ्टी में इन लेवल्स पे भी फ्रेश शॉर्ट बनाया जा सकता है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 55,000 के आसपास में एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है बैंक निफ्टी में वापस 54,300 एंड शायद 54,000 तक के भी लेवल्स इजीली देखे जा सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया जनाब निफ्टी बैंक पर व्यू। आपके 3 ट्रेड्स आशीष क्या रहेंगे इस वक्त के? जी, एक ही सेक्टर में स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, वो है फार्मा और हेल्थ केयर, तो वहीं से 2 ट्रेड रहेंगे खरीदारी की तरफ। तो पहला जो ट्रेड रहेगा वो है सन फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बना हुआ और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं हाई हाइस के पैटर्न बन रहे हैं। इस मोमेंटम को चेज करने की सलाह है। 1850 का एक स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 1910 और 1950 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। बिरिन जी, दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो है मैक्स हेल्थ केयर का। ये स्पेस भी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। सारे हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे 1010 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है 1050 और 1070 तक के टारगेट्स के लिए। तीसरा जो स्टॉक है वो शॉर्ट साइड में रहेगा, वो है लोढ़ा डेवलपर्स में। यहाँ पे हमें लग रहा है वीकनेस है, और जिस हिसाब की जो एक रिकवरी आई थी, अब शायद उसमें वापस वो डेंट लगने में देखने मिल सकती है, और यहाँ पे स्टॉक फर्दर स्लाइड हो सकता है। स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमो के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें एक रिवर्सल प्ले के हिसाब से इसमें शॉर्टिंग की सलाह है। 960 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 920 और 900 तक के टारगेट्स लोढ़ा डेवलपर्स में देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें 3 ट्रेड्स आशीष बहती जी के हो गए, और हमने निफ्टी बैंक बातचीत भी कर ली। थोड़ा सा डेविएट करते हैं इस आई थिंक निफ्टी बैंक और स्टॉक फ्यूचर्स से, लेकिन आप लेके आइए जरा टॉप गियर।
आइडिया 7% ऊपर। आज आइडिया जो है ना वो महफिल लूट के ले गया जनाब। और ज़रा एक बार स्क्रीन पे रखिए, टाइम लग रहा है स्क्रीन पे आने में से। वोडाफोन आइडिया 12 पे 7.25% ऊपर। लेकिन कारण क्या है ये देखिए, हम बहुत समय से अगर आप देखें इस पर बात करते हुए आए हैं। बहुत सारे इश्यूज़ पर अगर आप देखें एजा इश्यूज़ पर इसको एक बेनिफिट मिला। अब फाइनली अगर आप देखें आज की तेज़ी का कारण क्या है और कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ डाउन साइड से, अगर आप देखें इसका समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए। बिल्कुल लगातार पॉजिटिव खबरें ही आती हुई नजर आई है वोडाफोन आइडिया के पिछले कुछ दिनों में, और फिर से एक बार आज फोकस में आते हुए नजर आ रहा है। कमजोर बाजार में आउट परफॉर्मेंस की तरफ 7%, जैसे कि आपने देखा 7% स्टॉक ऊपर है। खबर ये निकल के आई कि बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए कंपनी की तरफ से एक बयान आते हुए दिखा है। ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहाँ पे वोडाफोन पीएलसी भारत की जो यूनिट है उसमें अपनी हिस्सेदारी ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो कंपनी अपनी कंपनी की जो हिस्सेदारी है वोडाफोन पीएलसी का जो हिस्सेदारी है वोडाफोन आइडिया वो ट्रांसफ़र कर सकती है। एडिशनल कैश डालने के बजाय शेयर ट्रांसफ़र मॉडल पर यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आ रही है। अब इसका मतलब क्या होता है? वोडाफोन पीएलसी की बात करें तो वोडाफोन पीएलसी की वोडाफोन आइडिया में करीबन 19% की हिस्सेदारी है। 19% हिस्सेदारी की वैल्यू आती है 23,160 करोड़ के आसपास। ये हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के नाम पर ट्रांसफ़र हो सकती है और इसे ट्रेजरी शेयर्स के रूप में रख सकती है कंपनी आगे चल के। अब इसकी वजह से क्या असर पड़ेगा कंपनी पर? तो इन शेयरों को ओपन मार्केट में या निवेशकों को बेच सकती है कंपनी, या गिरवी रख सकती है, फंड जुटा सकती है। शेयर बेचेगी तो कंपनी के पास कैश आएगा, कैश आएगा तो इसका इस्तेमाल केपेक्स और नेटवर्क विस्तार पर होते हुए नजर आएगा। तो ये जो ट्रांसफ़र की जो खबर निकल कर आई है ना, ये वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि एडिशनल हैंड मिल जाएगा कैश के तौर पर, चाहे वो बेचे या प्लेज करे या फिर गिरवी रखे, जो भी करे। उसकी वजह से केपेक्स और विस्तार कंपनी जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकती है आगे, उसकी वजह से एक पॉजिटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो बैलेंस शीट मजबूत करने पर फिलहाल कंपनी का फोकस बनते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, बैलेंस शीट मजबूत करने पर आप देखें और इन फंड ट्रांसफ़र का, ये शेयर ट्रांसफ़र का याद रखिएगा, यकीनन बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। रुपये बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बताने के लिए। वोडाफोन आइडिया टॉप गेनर ऑफ द डे 7.25% ऊपर। एक ब्रेक के बाद बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट से चर्चा। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जरा एक बार बैंक ऑफ इंडिया लेके आइए। इस बाजार को देखने के बहुत नज़रिए जनाब। SBI जहां एक तरफ 2.5-3% नीचे है, उसी तरफ अगर आप बैंक ऑफ इंडिया को देखें तो ये डे हाई पर है 146, 5%, 4.5% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। नेट प्रॉफिट करीब 15% बढ़ के 3,016 करोड़ रुपये रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम शुद्ध ब्याज आय करीब 730 करोड़ रुपये फ्रॉम 6063। और एसेट क्वालिटी इनकी इंप्रूव हुई है, सब्सटेंशियली इंप्रूव हुई है, मोर स्पेशली ऑन ग्रॉस एनपीएस फ्रंट। और प्रोविजनिंग इनकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी इस बार। चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ श्री रजनीश कर्नाटक साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बैंक ऑफ इंडिया के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इस गिरते हुए बाजार में आप छाए हुए हैं और बैंक ऑफ इंडिया अब अबाउट 4%, 5%। की ड्राइविंग फोर्सेस क्या थी सर इस क्वार्टर के लिए, मैं आपसे पूछूं? और आगे का बिजनेस एनवायरनमेंट लग कैसा रहा है, एंड मोर स्पेशली ऑन दैट NIM फ्रंट? हमने अभी लास्ट वीक ही एक सेटबैक देखा, एक बड़ा बैंक जिसके जो थोड़ा सा हमें नज़र आया NIMs को हाई ट्रैजेक्टरी में मेंटेन करने में। आपके साथ सूरत हाल क्या है और आगे का NIMs का आउटलुक क्या है आपका? धन्यवाद। जहाँ तक बिजनेस की बात है, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ग्लोबल डिपॉजिट है वो करीब 13% प्लस से बढ़ा है। ग्लोबल एडवांसेस जो हैं वो 15 प्लस से बढ़े हैं और टोटल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस अराउंड 14% प्लस से बढ़ा है। डोमेस्टिक बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो क्रेडिट है, एडवांसेस हैं 16% YOY बेसिस पे बढ़े हैं और डिपॉजिट भी 14% प्लस से बढ़ा है। जहां तक कि मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं इस फाइनेंशियल ईयर FY26 में, तो Q4 में तो ग्रोथ हमारी अच्छी हुई है, लेकिन पूरा फाइनेंशियल ईयर भी बैंक ऑफ इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे कि हमारी अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ हुई है। हमारे जो की रेशियोज हैं, पर्टिकुलरली जो ROA है वो हमने 1% टच कर लिया है Q4 में, और जो हम गाइडेंस दे रहे हैं ROA की FY27 में वो भी 1% की दे रहे हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट एसेट क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट हुई है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमने करी है एसेट क्वालिटी में। जो हमारा एसएमए बुक है अगर आप देखेंगे वो 4700 करोड़ पे आ गया है, 5 करोड़ एंड अबव वाला, जो ओनली 0.62% है हमारी स्टैंडर्ड बुक का। इसके अलावा हमारा जो अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे नाउ इट हैज कम डाउन टू 1.98%, जिसमें कि 1.26% हमने रिड्यूस करा है वाईओवाई बेसिस पे। नेट एनपीए की अगर बात करूं मैं तो 0.56% पे हमारा जो नेट एनपीए है वो अब आ गया है, जो पहले बिफोर दैट ईयर इट वाज क्वाइट हाई और उसमें भी हमने अराउंड 40 बेसिस पॉइंट की कटौती करी है। क्रेडिट कॉस्ट और स्लिपेज रेशियो भी हमारे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं। जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है वो 0.48% पे आ गई है और हमारा जो स्लिपेज रेशियो है वो 0.83% पे आ गया है, जो पहले अराउंड 1% से ज्यादा होता था। तो इन सब में हमारा जो FY27 में टॉप लाइन की ग्रोथ हमारी अच्छी रहेगी। जो हम गाइडेंस दे रहे हैं FY27 की, वो टॉप लाइन की दे रहे हैं अराउंड 15 से एडवांसेस की 15 से 16% की, डिपॉजिट की अराउंड 14 to 15% की, और इसके अलावा जो आरओए की हम 1% की गाइडेंस दे रहे हैं और एसेट क्वालिटी गाइडेंस दे रहे हैं, वो दैट इज आल्सो मच बेटर। और जो आरओए जो ग्रॉस एनपीए है वो दैट शुड बी समवेयर अराउंड 1.6% फॉर FY27। ओके, मैं जितने भी कॉस्ट फैक्टर्स हैं और कॉस्ट ऑफ फंड्स को देखते हुए, डिपॉजिट रेट्स को देखते हुए, मैं ये बताइएगा संक्षेप में ही, एनआईएम ब्लेंडेड मार्जिन्स जो आपके नेक्स्ट क्वार्टर या फिर 1-2 क्वार्टर्स में रहेंगे वो किस ट्रैजेक्टरी में रहेंगे? यस, एनआईएम अगर आप देखेंगे हमारा 2.52% के आसपास में है। दिस इज ग्लोबल एनआईएम। उसके अंदर अगर मैं आपको डोमेस्टिक निम की बात बताऊं तो वो 2.78% है। हमें ये समझना होगा कि 14% हमारी बुक इंटरनेशनल बुक है, जहां पे मार्जिन 1.2-1.3% के आसपास रहते हैं। जहां तक कि मैं फर्दर आपको डिटेल बताऊं, हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 7.8% है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 4.8% है और यील्ड ऑन एडवांसेस हमारे 7.8% है। तो इन दोनों में जो गैप है वो 3% का है। दैट इज आवर गुड मार्जिन दैट वी आर हैविंग। तो इस साल हमने काफी सारी स्ट्रेटेजीज बनाई है FY27 में अपने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को रिड्यूस करने के लिए और यील्ड ऑन एडवांसेस को इंप्रूव करने के लिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ग्रॉस ग्लोबल मार्जिन FY27 में हम समवेयर अराउंड 2.7 पे रख पाएंगे। ओके, अच्छा, ये प्रोविजनिंग थोड़ी सी आपकी इस बार रही बढ़ी, थोड़ी सी 990 करोड़ रुपए के आसपास वर्सेस 576 CR। रीज़न क्या था इसका सर, और आगे की प्रोविजनिंग कैसी देख रहे हैं आप? प्रोविजनिंग तो इनफैक्ट अगर आप एनपीए की प्रोविजनिंग देखेंगे वाई बेसिस पे वो तो कमी हुई है। उसका सिंपल रीजन ये है कि पिछले साल FY25 में हमारी फ्रेश स्लिपेजेस 7,500 करोड़ थी, उसके हिसाब से प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। इस साल हमारी फ्रेश स्लिपेजेस कम होके 5,500 ही रही है, जिसकी वजह से हमारी प्रोविजनिंग जो एनपीए अकाउंट्स में वो हमने कम ही करी है। Q4 में थोड़ा सा इंक्रीज था है, बट ओवरऑल एफआई में अगर आप देखेंगे 12 मंथ्स की हमारी परफॉर्मेंस ऑन प्रोविजनिंग वो लोअर एंड पर ही है as per the RBI IRAC guidelines। ओके, ये आरबीआई ने ECL फ्रेमवर्क पे जो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे, आप लोगों ने बोर्ड में बैठ के उसकी विवेचना करी, उसका डिस्कशन किया, क्या प्रभाव पड़ेगा बैंक पर उसका? जी, ECL की ड्राफ्ट गाइडलाइंस पहले ही आरबीआई दे चुका था। सारे बैंक्स अपनी अपनी प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं। हम लोगों ने भी एक कंसल्टेंट बाहर से एक्सटर्नल कंसल्टेंट रखा हुआ है। इसके अलावा हमारी जो रिस्क की टीम पूरी ECL फ्रेमवर्क पे वर्क कर रही है, पूरी टीम एक बन गई है उसमें। इसके अलावा हम एज अ स्ट्रेटेजी ये भी कर रहे हैं कि हमारे एसएमए नंबर्स कम हो, क्योंकि जिस भी बैंक के एसएमए नंबर्स कम होंगे उनको ECL प्रोविजनिंग कम आएगी। अगर आप हमारी एसएमए की स्लाइड देखेंगे तो हमारा जो 5 करोड़ एंड अबव एसएमए 4,700 करोड़ पे आ गया है, जो पहले 5,500 करोड़ से ज्यादा था मार्च 25 में। तो ऐसे में नंबर्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। दिस विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल ECL इम्पैक्ट विच इज देयर। जहां तक कि मैं इम्पैक्ट की बात करूं हमारे बैंक के ऊपर ECL की, जो इम्पैक्ट हमने अभी तक निकाला है, बॉलपार फिगर निकली है, वो 0.5% आ रही है हमारे CRAR पे। तो हमारा CRAR प्रेजेंट 18.01% है। 0.5% पर एनम का इम्पैक्ट जो है बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट है। जहां तक मैं आपको बताऊं, बैंक ऑफ इंडिया कैन ट्रांजिशन टू द ECL वेरी स्मूथली विदाउट मच ऑफ द इम्पैक्ट, बिकॉज 10,000 करोड़ तो हमारा प्रॉफिट ही है। अगर हम नेट कर दें अपने डिविडेंड को जो हम देते हैं, तो उसके बाद भी हम 8,000 करोड़ प्लस ऐड करते हैं अपने CRAR में थ्रू नेट प्रॉफिट। तो 0.5% का इम्पैक्ट
ओके ओके, चलिए रजनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपने एसेट क्वालिटी पे, एनआईएम्स पे, ग्रोथ पे और सब पे अगर आप देखें, और इनफैक्ट मोस्ट पॉसिबली ये इंपॉर्टेंट जो ईसीएल पे अगर आप देखें आपने बात की, 0.5% का इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी सीआरएआर पे, ये भी समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर फ्रॉम एंटायर सीएनबीसी आवाज़ टीम। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं के लिए। आज का ऑप्शन ट्रेड आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं? आईआरएफसी की 103 की पुट में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3 रुपए पे ये ट्रेड कर रही है। ₹2.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे ₹4 और ₹5 तक के भी देखे जा सकते हैं। ओके चलिए आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। आज की अगर आप देखें कॉल है आपके आईआरएफसी, जरा प्लीज़ रखिएगा स्क्रीन पे एक बार जरा। आईआरएफसी की स्ट्राइक और क्या 100 की ना आशीष? 103 की 103 ठीक है, 103 की पुट, और मुझे लगा शायद आप स्लाइटली आउट ऑफ होने भी जा रहे हैं, बट इट्स नाउ आईआरएफसी 103 पे ट्रेड करते हुए 4-5 के लक्ष्य के लिए 2.5 का स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर, तब तक के लिए नमस्कार।